जिहाद के बारे में इन्हें पता ही नहीं। जिहाद के माने महाराष्ट्र के पुलिस वालों भी सुन लो, जो लोग उर्दू नहीं जानते सुन लो, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों, खाकी नेकर वालों भी सुन लो। जिहाद के माने होता है संघर्ष के। अंग्रेजों को मालूम था, जाकर के उनसे पूछना, जब उन्होंने सुना कि उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है, तो अंग्रेजों के पैंट गीले हो गए थे। और जब उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक बच्चा इस मुल्क की आजादी के लिए अपने घरों से निकला, कुर्बानियां दी, और जब तक लड़ता रहा कि जब तक अंग्रेज हमारे वतन अजीज को छोड़ करके नहीं चला गया। तो ये जिहाद होता। बोलेंगे थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इन्हें पता ही नहीं है। थोड़ा सा अल्फाज सख्त है, जिहाद के बारे में इन्हें पता ही नहीं। तुम बोल रहे हो मूत जिहाद, अरे वो गाजियाबाद में जो आटे में पेशाब मिला करके आटे को गूंद करके अपने मालिक को खिला रही थी, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, वो मेरी बहन नहीं थी, वो साध्वी प्राची की बहन थी, वो रामगिरी की बहन थी, वो यति नरसिंहानंद की बहन थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सफाई आधा दीन होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात हमारे हैं, आज जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? अतार फारूकी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सीनियर लीडर है MIM के, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पे घूमिए, दाढ़ी टोपी लगा करके, फोन आएगा पुलिस वाले का, आपका बेटा सड़कों पे घूम रहा था, जेल में है, थाने में है, हवालात में है, अब आप जाइए 20,000 रुपया दीजिए, ले जाके छुड़ा के लेके आइए, फर्जी तरीके से। लेकिन सरजमीन हैदराबाद के अंदर मेरी बहन नकाब में हो, मेरी बहन हिजाब में हो, रात का 2 बजे, रात का 1 बजे अपनी स्कूटी से पूरे शहर में बेखौफ होकर के कहीं आए और जाए, किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन को छू सके। मेरा भाई दाढ़ी और टोपी में हो, गाड़ी से हो, पूरे शहर में रात को 2 बजे घूमे, 3 बजे घूमे, बीच में थोड़ा पुलिस वालों ने गड़बड़ किया था, रात को 11 बजे कुछ लोगों के साथ बदतमीजी हुई, तो अकबर आजम ने खड़े होकर के तेलंगाना के असेंबली में क्या कहा? बोले चीफ मिनिस्टर साहब, ये आप अपने लठबाजों को अपने पास रहिए, आज से हमारे इलाके में नहीं दिखने चाहिए। तो क्या हुआ? तो चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर के कहता है, अकबर साहब, आज से 1 बजे तक कोई पुलिस वाला किसी दुकान को बंद नहीं करवाएगा। ये ताकत किसकी है? ये ताकत सियासत की है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े कद्दावर पुलिस कस्टडी में गोली से मार दिए गए। बड़े बड़े ताकतवर 7-7 बार के MLA, पूरी सल्तनत चलती थी उनके नाम से, उन्हें पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम अखिलेश यादव नहीं है, उस लीडर का नाम
बाबरी मस्जिद का कातिल उद्धव ठाकरे नहीं है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कल तक कोई मामलात होते थे, अख्तर भाई बैठे हुए बहुत पुराने सियासतदान हैं, मैं तो जुमा 8 दिन सियासत में आया हूं, मेरे खानदान से किसी ने सियासत नहीं किया था, लेकिन देश के हालात तो पूरी दुनिया देखती है। मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं आप सब जानते हैं। एक यति नरसिंहानंद ने उत्तर प्रदेश में हमारे आका की शान में गुस्ताखी की। हर जिले से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डीएम के पास जाकर के कहा कि हम इसकी अरेस्टिंग चाहते हैं। मैंने जाकर के डीजीपी से मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने नहीं दिया गया डीजीपी से, लेकिन मैंने इतना कह दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर हम क्या करने जाएंगे वो आपको नहीं मालूम है। खैर अल्लाह का शुक्र था, उसको उठाया ले जाकर के दूसरे प्रदेश में 1 महीने तक एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अभी हमारे पास कोई एमपी कोई एमएलए नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत हमारा घर नहीं, हमारा खेत नहीं, हमारी बिल्डिंग नहीं, बुलडोजर कभी भी आता है गिरा करके चला जाता है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। इसी देश के अंदर, इसी आजाद हिंदुस्तान में एक तबका है जिस तबके को लोग अछूत कहते थे, जिस तबके के पास रहने को घर नहीं था, जिस तबके को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, जिस तबके के इलाके में जाने के रास्ते नहीं होते थे, जिस तबके की बस्तियों में पूरे शहर की गंदगियों को ले जाकर के डंप किया जाता था, जिस तबके के नौजवानों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। मेरी मुराद दलित समाज से है। उत्तर प्रदेश में 20% है। सुनो मेरी बात नौजवानों, उत्तर प्रदेश में 20% है, लेकिन 16 जातियां हैं। हिंदुस्तान में दलितों की टोटल 64 जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की 16 जातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय, भेदभाव, नाइंसाफी हुई तो वो जाटव समाज था। जिस समाज का ताल्लुक मान्यवर काशीराम और मायावती जी से है, उसे जाटव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में वो 11% था। अब तो हमारे तो हालात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कदरे गनीमत है, लेकिन उसके हालात हमसे कहीं बदतर थे। लेकिन सुनो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी जो बैठते हैं, उसमें 131 एमपी एससी एसटी समाज का होता है, क्योंकि 131 सीट हिंदुस्तान में रिजर्व है। उस सीट से जीत करके जाने वाला हमेशा दलित का बेटा होता है। वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था और दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना रहे, वरना जगह नजिस हो जाएगी। दलितों के कमर में मटकी डाली गई, कहा तू जमीन पर मत थूकना वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती। अगर वो शिकायत लेकर के थाने में जाता तो थानेदार जूते मार करके उसे भगा देता। और ये कब हो रहा था? जब उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था, तब भी उसके ऊपर ये जुल्म, ये अन्याय, ये अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो उसका एमपी खामोश था। लेकिन उसे इंसाफ कब मिला, कैसे मिला, उसकी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, उसका बेटा एसपी डीएम कैसे बना, उसकी बहन सीएम कैसे बनी? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब उन्होंने अपना सियासी परचम बनाया, उनका नेता काशीराम
पंजाब की सरजमीन से निकल करके आए, उत्तर प्रदेश में जाटो बस्तियों में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न हो रही नाइंसाफियों का खात्मा हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कोई काशीराम आया है और 11% वालों की बात कर रहा है, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, काशीराम पर इल्जाम लगाया गया, और इल्जाम लगाने वाले कौन थे? काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के लोग जो पुराने कांग्रेसी थे। क्या इल्जाम लगाया? कहा ये काशी आया है, तब ये बीजेपी जनसंघ हुआ करती थी। कहा ये काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया है। जो इल्जाम आज हमारे कायद पर लगता है, यही इल्जाम कभी काशीराम पर भी लगाया गया। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने अपने बाप से कहा, पिताजी तूने पूरी जिंदगी गुलामी की, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। बाप मजबूर हो गया, और कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ, दुनिया ने देखा महज 9 सालों के अंदर अपने कौम की एक बेटी को 11% वालों ने मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जाकर के कि किसी थाने में अगर दलित का बेटा है तो उसके बदन पर खाकी वर्दी है, और मुसलमान का बेटा है तो उस थाने की हवालात में। कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जिसमें दलित का बेटा ना हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है। पटवारी से लेकर के डीजीपी तक उसका बेटा बना कब? जब ने उसने अपने सियासी कुव्वत को मजबूत किया। उसके इलाकों में स्कूल खुले। आपके इलाके में क्या खुले? बल्कि सरकारी स्कूल आपके इलाकों में बंद कर दिए गए। एक बार आप मौका दीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी सरकार में नहीं रही, बावजूद उसके हमारे कायद जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 14,500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम देते हैं। अगर आपने मौका दिया तो सरकारी स्कूल बंद नहीं, बल्कि सरकारी स्कूल और अच्छे बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जाटों ने अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत किया। उनके इलाकों में स्कूल खुले, अस्पताल खुले, उनके बच्चों को नौकरी मिली। और आपकी जो आवाज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके हाथों को मजबूत करिए। क्या आप तैयार हैं? सारे लोग हाथ उठा करके एक बार कह दो,